नमस्कार बच्चों। मैं पीयूष राठौर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका स्टडी जोन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं जो हमारे राजस्थान के पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, उनका दोस्तों जो आने वाला एग्जाम है केमिस्ट्री का, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में दोस्तों अपन इस सेशन में बात करने वाले हैं। दोस्तों लगातार पिछले 2-3 दिनों से लगातार मेरे पास कमेंट के माध्यम से मैसेज आ रहे थे कि सर आप केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो सेशन कब लेके आने वाले हो। तो साथियों, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक पिक्चर आपकी क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले तो दोस्तों, जब आपका आज फिजिक्स का एग्जाम है और फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो पहले आपका फोकस कौन से सब्जेक्ट को होना चाहिए था? फिजिक्स पे। तो जो चीज आपको मिल जाती है उससे तो आप संतुष्ट ना होते हो, और जो नहीं मिलता उसके पीछे पड़े रहते हो। ठीक है, तो पहले तो जिंदगी में ये बात याद रखो कि जो आपको मिल जाता है उसमें खुश रहना सीखो। ठीक है, पहले उस पर फोकस करो, फिर बाद में आगे की प्लानिंग करो। ठीक है, तभी बात बढ़ेगी जिंदगी में। ठीक है, तो पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव बिल्कुल भी मत सोचो। जब केमिस्ट्री का टाइम आएगा, केमिस्ट्री का पेपर आएगा, तो केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। फिजिक्स के पेपर के बाद 2 दिन की आपकी छुट्टी है केमिस्ट्री के अंदर, तो क्वेश्चन आपको क्यों नहीं मिलेंगे? ठीक है, तो जो आपको मिल चुका उसकी प्रैक्टिस करो पहले तो। अब केमिस्ट्री के बाद फिर कहने लग जाओगे कि सर मैथ के लाओ, अब केमिस्ट्री पे तो फोकस नहीं करोगे। तो मैथ की मैं ऑलरेडी बता चुका। ठीक है, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ जो इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो सेशन में नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि दोस्तों जो मैं टीचर हूँ, मैकेनिकल ब्रांच का टीचर हूँ, और उस सब्जेक्ट में क्या आता है क्या नहीं आएगा, और पहली बार उसका पेपर हो रहा है। पहले एक ही सेमेस्टर में चलता था इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम, अब दोनों सेमेस्टर में चल गया, तो पहली बार उसका पेपर आएगा। और कंप्यूटर के सब्जेक्ट में मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है, क्योंकि वह हाई लेवल की लैंग्वेज उस सब्जेक्ट में है। ठीक है, तो वह आप अपने स्तर पर उसकी तैयारी कर लेना। ठीक है, मैकेनिक्स के जरूर आएंगे, तो पहले मैं पिक्चर क्लियर कर देना चाहता हूँ। जब मैकेनिक्स का टाइम आएगा तो मैकेनिक्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। और दोस्तों, इंग्लिश के पेपर के दिन आपने देखा होगा, जैसे मैंने मॉडल पेपर के माध्यम से आपको समझाया था कि कहाँ कहाँ से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, उसी से लगभग पेपर आया था। और पेपर आशा करता हूँ आपका पेपर अच्छा भी होगा। और दोस्तों, एक सबसे बड़ी बात है, आप कमेंट करके जरूर राय सजा करा करो कि ये सेशन आपको कैसे लग रहे हैं। ठीक है, और कॉलेज के अंदर आपके जितने भी दोस्त हैं, आपके जितने भी ग्रुप बने हुए हैं, वहां तक इस वीडियो के लिंक के सेशन में भेजा करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों के पास ये वीडियो पहुंच सके। ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को फायदा होगा तो ईश्वर भी आपका भला करेगा। ठीक है, तो ये बात होगी। तो आगे से ध्यान रखना बच्चों, जो आपको मिल गया उसमें खुश रहना सीखो, और आगे की पहले से टेंशन मत करो। जब आगे की बात आएगी, फ्यूचर की बात आएगी, तो फ्यूचर से भी अपन निपट लेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अप्लाइड केमिस्ट्री सेकंड की अपन बात करेंगे, पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। और जो क्वेश्चन रहेंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे, यानी दोनों मीडियम के विद्यार्थियों को यहाँ से फायदा होगा। ठीक है, तो दोस्तों पहले चैप्टर की अपन बात करें, और पहला चैप्टर है बच्चों विलियन सॉल्यूशन। तो यहाँ से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी एग्जाम में बनेगा। तो पहला क्वेश्चन ही यहाँ पे न्यूमेरिकल की अपन बात करते हैं कि यदि 4 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को 100 सेंटीमीटर क्यूब विलियन में घोला जाता है, तो उस विलियन की मोललता और मोलरता ज्ञात कीजिए। तो 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH है, उसे 100 सेंटीमीटर क्यूब विलियन में घोलना है। तो उस केस में मोललता और मोलरता आपको ज्ञात करनी है। कैसे मोललता ज्ञात करते हैं, कैसे मोलरता ज्ञात करते हैं, ये आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की अपन बात करें तो निम्नलिखित की पीएच ज्ञात करो। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन तो एग्जाम में काफी बार आ चुका है। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से गोड़ ले, और ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत सी बार आ चुका है, काफी बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो इन पे आप अच्छे से ध्यान देना। तो इनकी पीएच अपन को ज्ञात करनी है। पहला 0.1 एन का मतलब होता है नॉर्मलता, नॉर्मल विलियन, और HCl है। ठीक है, तो इसकी पीएच की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, पीएच का मान ज्ञात करना है। सेकंड है 0.001 NaOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और अच्छे से, लेकिन ये क्वेश्चन तो आप अच्छे से पढ़ के जाना ताकि आपका एग्जाम अच्छा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है यदि विलेन की पीएच बराबर 3 हो, पीएच बराबर क्या हो 3 हो, तो H प्लस और OH की सांद्रता ज्ञात करनी। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला था लॉग की फॉर्म में, तो उसमें वैल्यू पुट करोगे तो H प्लस और OH माइनस आयन की सांद्रता आप ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन अपन ने बात करी यूनिट नंबर फर्स्ट की, हालांकि क्वेश्चन और है अभी इसमें, आगे चले। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो मोलरता एवं मोलरता की परिभाषा दीजिए। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
मोलरता और मोलरता की क्या परिभाषा होती है, इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पीएच पैमाने को समझाइए। जो पीएच स्केल होता है उसके बारे में आपको डिटेल से समझना है। इसके बाद मोलरता की परिभाषा फिर आ गई। तो ये मोलरता और नॉर्मलता, ये क्वेश्चन तो काफी बार रिपीट हो रहा है, तो इनकी डेफिनेशन तो आपको अच्छे से पढ़ के ही जानी है, ठीक है। तो मोलरता को परिभाषित कीजिए और 250 ml विलयन में 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को विलय किया जाता है, तो विलयन की मोलरता भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो परिभाषा भी देनी है और इस विलयन के लिए आपको मोलरता भी ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 है KOH के 4 मोल तथा H2O के 12 मोल को घोलकर बनाए गए विलयन में, KOH के तो 4 मोल है और H2O के 12 मोल है, इसको घोलकर बनाए गए विलयन में KOH तथा H2O की मोल अंश ज्ञात करना है, ठीक है। तो मोल अंश का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। यहाँ पे अणुभार का भी यूज किया जाता है, कैसे किया जाता है वो आपने पढ़ा होगा तो आपको पता भी होगा, ठीक है। उससे अपन यहाँ पे मोल अंश ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों टोटल 7 क्वेश्चन है जो कि यूनिट नंबर 1 सॉल्यूशन विलयन से रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम आगे चलें और बात करें यूनिट नंबर 2 की। और यूनिट नंबर 2 का जो नाम है बच्चों वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड कोरोजन, यानी विद्युत रसायन एवं संसारण। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% एग्जाम में आएगा, अच्छे से गोल्ड लेना बढ़िया कि विद्युत अपघटन संबंधी फेराडे के नियम लिखिए। विद्युत अपघटन से संबंधित जो फेराडे है उसके नियम कौन कौन से हैं उसको अपन को लिखना है, ठीक है। संसारण की परिभाषा लिखिए, जो कोरोजन होता है उसकी परिभाषा आपको लिखनी है और संसारण के विद्युत रासायनिक क्रिया सिद्धांत को समझना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो लोहे पर जो टिन है SN, उस धातु की परत चढ़ाने से बचाव किस प्रकार से किया जा सकता है उसको आपको समझना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की अपन बात करें तो संसारण की दर को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण लिखिए। संसारण की जो दर है, कोरोजन की जो रेट है, उसको प्रभावित करने वाले कारण कौन कौन से उसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद दोस्तों अपन आगे चलें, आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है संसारण की रोकथाम के आंतरिक व बाह्य उपायों का वर्णन कीजिए। संसारण को किस प्रकार से रोका जा सकता है, उसके कौन कौन से उपाय है, आंतरिक उपाय और बाह्य उपाय, उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं मैं यूनिट नंबर 2 से, तो क्वेश्चन नंबर 6 है लोहे पर जिंक धातु की परत चढ़ाने पर संसारण से बचाव किस प्रकार से होता है। पहले अपन ने टिन की धातु चढ़ाई थी, SN की धातु चढ़ाई थी, अब ZN जिंक की धातु चढ़ा रहे हैं, तो उससे संसारण से बचाव किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में आपको समझना है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की अपन बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है सीसा संचयक सेल किस प्रकार का सेल होता है और इसमें एनोड व कैथोड पर होने वाली सभी अभिक्रियाओं को लिखिए। तो एक तो ये बताना है कि जो सीसा संचयक सेल है वो किस प्रकार का सेल है और एनोड और कैथोड पे कौन कौन सी अभिक्रिया होती है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ तक पिक्चर क्लियर आपकी होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों डेनियल सेल की कार्यविधि लिखिए। तो जो डेनियल सेल होता है उसकी कार्यविधि आपको लिखनी है। इसके बाद हम आगे चलें, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों सीसा संचयक सेल का सचित्र वर्णन कर उसकी कार्यप्रणाली को समझाइए। ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएगा, इसे आपको अच्छे से पढ़ना है। जिस क्वेश्चन में मैं 100% लिख देता हूँ, 90 से 100% के बीच में चांस रहता ही और पेपर में आया है और अभी तक हुआ भी ऐसा, ठीक है। तो कम से कम हमने तो खतरनाक गोड़ लिया करो। तो सीसा संचयक सेल का सचित्र वर्णन करना है, उसकी कार्य प्रणाली को आपको समझना है, ठीक है। और अगर आप आज फिजिक्स का पेपर देके आए हो तो आपको पता भी लग गया होगा कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन के सेशन में से पेपर बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। तो कमेंट करके आप अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों वह है गैल्वेनिक सेल क्या है, डेनियल सेल का चित्र बनाकर उसकी क्रियाविधि को समझाइए। इसमें से एक सेल तो पेपर में आएगा, या तो गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल या सीसा संचयक सेल, और डायग्राम सहित इन्हें आप अच्छे से पढ़ के जाए, ठीक है बच्चों। इसके बाद ये फेराडे के नियम वाला क्वेश्चन एक बार और आ गया, तो ये पहले भी आ चुका, तो फेराडे के नियम तो आपको अच्छे से पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। यहाँ तक पिक्चर क्लियर होगी। इसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। तो अगली यूनिट नंबर 3 के बारे में अपन बात करेंगे और यूनिट का जो नाम है बच्चों वो है वाटर केमिस्ट्री। क्या है? वाटर केमिस्ट्री, जिसे हिंदी में बोला जाता है जल रसायन एवं जल उपचार। यहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट की बात की जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है कि अस्थायी कठोरता उत्पन्न करने वाले
लवणों के नाम और रासायनिक सूत्र लिखो। अस्थायी कठोरता उत्पन्न करने वाले लवण कौन कौन से, उनके नाम लिखने हैं और उनका रासायनिक सूत्र लिखना है। फिर स्थायी कठोरता उत्पन्न करने वाले लवण कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखो और रासायनिक सूत्र लिखो। तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन पेपर में 100% आएगा, या तो अस्थायी कठोरता उत्पन्न करने वाले लवण या स्थायी कठोरता उत्पन्न करने वाले लवण। तो ये आपको अच्छे से देख के जाने हैं और उनके रासायनिक सूत्र भी लिखने हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 3 है जल मर्दूकरण की 2 विधियों के नाम लिखो, ठीक है। जल को सॉफ्टनिंग किस प्रकार से किया जाता है, मर्दूकरण किस प्रकार से किया जाता है, उन विधियों के नाम आपको लिखने हैं। जियोलाइट का रासायनिक नाम व सूत्र लिखे, जो जियोलाइट होता है उसका रासायनिक नाम व सूत्र आपको लिखना है। इसके बाद बच्चों अपन आगे चले, आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा संभावना है। एडीटीए का पूरा नाम व रासायनिक सूत्र लिखो। एडीटीए का पूरा नाम क्या होता है और उसका रासायनिक सूत्र आपको लिखना है। फिर अस्थायी व स्थायी कठोरता में क्या अंतर है वो आपको बताना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अस्थायी कठोरता व स्थायी कठोरता में क्या क्या डिफरेंस है, टेबल के माध्यम से टेबल बना के आपको समझना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो कठोर जल साबुन के साथ झाग क्यों नहीं देता, उसका कारण आपको बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें बच्चों तो क्वेश्चन नंबर 8 है बॉयलर में कठोर जल काम में लेने से होने वाली हानियों को समझाइए। बॉयलर में अपन कठोर जल यूज लेंगे तो कौन कौन सी बॉयलर के अंदर हानि होगी उसके बारे में आपको समझना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अपन आगे चलें, आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वह है जल की कठोरता ज्ञात करने की ईडीटीए विधि को विस्तार से समझाइए। तो ये ईडीटीए वाला क्वेश्चन तो बच्चों पेपर में आएगा यूनिट नंबर 3 से। जल की कठोरता ज्ञात करने की ईडीटीए जो विधि होती है उसे विस्तार से डिटेल से आपको समझना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 एक बार फिर आ गया, जल के मृदुकरण की जो सोडा लाइम विधि होती है, पहले मृदुकरण की अपन ने बात की थी, अब किसकी बात करेंगे, सोडा लाइम विधि की। तो जल के मृदुकरण की जो सोडा लाइम विधि होती है उसे आपको समझना है। और फिर जल के मृदुकरण की एक और विधि होती है जियोलाइट विधि, तो उसको आपको समझना है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन पेपर में आएगा, या तो सोडा लाइम विधि आएगा या जियोलाइट विधि आएगा। इनको डिटेल से आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो पीने योग्य जल की विशेषताएं लिखिए। जो पीने योग्य जल होता है बच्चों उसकी विशेषता क्या होती है उसके बारे में आपको लिखना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। अपन आगे चलते हैं और बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की। तो यूनिट नंबर 4 का जो पहला क्वेश्चन है बच्चों हुआ है, चैप्टर का नाम है पहले तो नैनो एंड ग्रेन केमिस्ट्री, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन है नैनो पदार्थ एवं ठोस पदार्थ में अंतर लिखिए। नैनो पदार्थ क्या होता है और ठोस पदार्थ क्या होता है, उनके बीच डिफरेंस आपको समझाने हैं। नैनो बनाने की सोल जेल विधि समझाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की संभावना काफी ज्यादा है कि नैनो बनाने की जो सोल जेल विधि होती है वो क्या होती है उसके बारे में आपको समझाना है। जैव ईंधन के 2 उदाहरण दीजिए। जैव ईंधन के कौन कौन से उदाहरण है, 2 उदाहरणों के बारे में आपको बताना है। नैनो पदार्थों के अनुप्रयोग एप्लीकेशन बताइए कि कहाँ कहाँ ये नैनो पदार्थ यूज किए जा सकते हैं, उसके अनुप्रयोग के बारे में आपको बताना है। इसके बाद दोस्तों अपन क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो नैनो पदार्थ जो होते हैं उनकी विशेषताएं आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 6 है हरित रसायन के सिद्धांत का वर्णन करो। इसमें जो हरित रसायन का सिद्धांत होता है उसका वर्णन आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है प्रथम पीढ़ी के जो जैव ईंधन होते हैं उसके बारे में आपको समझाना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है जैव ईंधन उपयोग करने के क्या क्या लाभ है, उसका उपयोग आपको समझाना है डिटेल से। और नैनो तकनीक का महत्व क्या होता है, नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है उसके बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों हर चैप्टर से लगभग 8-9 क्वेश्चन है, ठीक है। इतने तो आपको पढ़ने पड़ेंगे जब भी आपका पेपर अच्छा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलें, आगे बात करें तो लास्ट यूनिट है यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है मेटलर्जी एंड सीमेंट, धातु कर्म एवं सीमेंट। इसमें पहला क्वेश्चन है बच्चों हुआ है तांबे के कोई 2 अयस्क के नाम वो सूत्र बताओ। तांबे के कौन कौन से अयस्क होते हैं उनके नाम बताने हैं 2 के और सूत्र बताना है। ये क्वेश्चन पेपर में 100% आएगा, ऐसा गोंठ लेना बढ़िया। निस्तापन और वर्जन में क्या अंतर है इसे अच्छे से आपको बताना है कि निस्तापन क्या होता है और वर्जन क्या होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की अपन बात करें तो उच्च ताप सह पदार्थ क्या होते हैं, जो ज्यादा ताप सहन करते हैं वो पदार्थ क्या होते हैं। एक अच्छे उच्च ताप सह पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों अयस्क के सांद्रण से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आने की संभावना है, इसकी भी 100% इसे घूट के भी जाना पड़ेगा कि अयस्क के सांद्रण से आप क्या समझते हैं। अयस्कों के सांद्रण की किन्हीं 2 विधियों का वर्णन करो, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन अपन ने यहाँ पे बात करी अभी तक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 यानी यूनिट 5 में केवल 6 क्वेश्चन आपको अच्छे से ढंग से पढ़ के जाने हैं। हालांकि जो विद्यार्थी अच्छे % बनाना चाहता है
अच्छा CGPA ACB स्कोर बनाना चाहता है उसको तो सब कुछ डिटेल्स और अच्छे से पढ़ के जाना है। लेकिन जो विद्यार्थी केवल पास होना चाहता है और थोड़े बहुत अच्छे नंबर लाना चाहता है वो कम से कम इन क्वेश्चनों को तो अच्छे से पढ़ के जाए। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, सीमेंट के जमने और कटोरी कराने की प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रियाओं सहित समझाइए। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों यूनिट नंबर 5 का, वह है पोर्टलैंड सीमेंट का संगठन लिखिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पोर्टलैंड सीमेंट होता है उसका संगठन आपको बताना है। तो दोस्तों ये पांचों यूनिटों के क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। मेरे हिसाब से ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो बेस्ट ऑफ लक आने वाले केमिस्ट्री के एग्जाम के लिए, आपको बेस्ट ऑफ लक। आशा करता हूँ आपके सारे एग्जाम अच्छे जा रहे होंगे और आने वाले एग्जाम भी आपके बहुत अच्छे जाए, ठीक है। और साथियों उस बात का जरूर ध्यान रखना कि जो आपको मिल रहा है उसमें खुश रहना सीखो और भविष्य की प्लानिंग बाद में करो जब एक मिशन आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है। जैसे आज आपका फिजिक्स का पेपर कंप्लीट हो गया, अब पूरा फोकस आपका केमिस्ट्री के पेपर पे होना चाहिए, क्योंकि अगला पेपर आपका केमिस्ट्री का ही है। उसके बाद जो फिर आगे के जो सब्जेक्ट आएंगे उनका फोकस उसी टाइम पे होना चाहिए, ठीक है। तो जो आपके सामने पहले उससे तो लड़ना सीखो, उससे तो जीतो, तभी तो आगे वाले से लड़ोगे। आई बात समझ में? तो आशा करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट आपके मन में चल रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हो, आपकी समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे और नए सेशन के साथ। और एक इंपॉर्टेंट बात, आपके जो भी दोस्त हैं वहां तक इस वीडियो के लिंक जरूर शेयर करना, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।